नमस्कार, मैं हूं रामधारी। आज हूं मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। लगातार गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कैबिनेट मंत्री और कई विधायक यहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने 40 लोगों की फ़ौज उतारी हुई है इस चुनाव को फतह करने के लिए। चूँकि ये मिल्कीपुर की जो सीट है, यहाँ से विधायक थे अवधेश प्रसाद और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब चुनाव यहाँ पर चल रहा है। इस सीट पे चर्चा बाबू मित्र सेन यादव की अगर ना की जाए तो ये अधूरी रहती है, चूँकि इस सीट पर कई बार उन्होंने विजय हासिल की है। तो आज इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और उनके बड़े सुपुत्र अरविंद सेन जी हैं। जी सर, अगर मिल्कीपुर में ये बाबूजी की चर्चा हमेशा रहती है, चुनाव कोई भी लड़ रहा हो नाम उनका जरूर लेता है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी नाम तो जरूर ले रही है, लेकिन उनके हमेशा उनके साथ में विश्वासघात की है। अवधेश प्रसाद के बारे में ये बात कहा, कहाँ तक सहमत है इस बात को? देखिए, अगर उनके राजनीतिक जीवन का विश्लेषण आप करेंगे तो आप पाएंगे वो ज़मीन से जुड़े हुए गरीबों और मजलूमों के हमदर्द नेता के रूप में थे। उनकी अपनी ज़मीनी पकड़ थी। वो गांव-गांव घर-घर तक पहुँचे हुए नेता थे और गरीबों की रहनुमाई जिस प्रकार से उन्होंने किया वो पूर्वांचल के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में है और पूरी इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी के परचम को लहराने का उन्होंने काम किया था अयोध्या जीत करके। जहाँ तक उनको धोखा देने की बात है तो धोखा 1995 के बाद जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद से लगातार सारी पार्टियां उनको धोखा देती रही। समाजवादी पार्टी में जब वो ज्वाइन किए तो उसके बाद 99 में उनका टिकट लोकसभा से काट दिया गया और हीरालाल यादव जी को टिकट लड़ाया गया। बाबूजी ने निर्दल लड़ करके उन्होंने मात दी हीरालाल को और अपनी पहचान को साबित किया पर्याप्त वोट ले करके। एक स्तरीय मतलब एक ज़मीनी नेता की उन्होंने अपनी पहचान 1999 की निर्दल चुनाव लड़ करके बनाई थी। उसके बाद वो बसपा में गए, बसपा से 2004 में सांसद हुए, 2009 में बसपा ने उनका टिकट काटा। वो फिर समाजवादी पार्टी में गए और 2012 में विधायक होकर के 2015 में दिवंगत हो गए। तो बाबूजी के साथ अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके साथ में विश्वासघात हुआ है। 2012 में प्रोटेम स्पीकर हुए बाबूजी और उन्होंने सारे से विधायकों को शपथ दिलाई, लेकिन अभी जब फैजाबाद का प्रतिनिधित्व और मंत्रिमंडल में आने की बात आई तो 2012 में उनको मंत्री पद या किसी चीज़ से सुशोभित नहीं किया गया, बल्कि वो मात्र विधायक बन के रह गए और जो पहली बार के लोग विधायक हुए उनको मंत्री पद दे दिया गया। तो विश्वासघात की अगर आप एक वो देखेंगे तो उनके साथ एक फेहरिस्त थी, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। उनकी अपनी बुनियाद थी, उनकी अपनी ज़मीनी हुनर था और उनका अपना व्यक्तित्व था, उनका अपना आचरण था, जिसके चलते लोग बड़े नेता ये घबराते थे कि अगर इनको बड़ा पद दे दिया गया तो निश्चित रूप से ये बड़े नेता हो जाएंगे। तो उनको काट तो बहुत लोगों ने की है और जिसकी अगर समीक्षा की जाए तो मिल्कीपुर की जनता, फैजाबाद की जनता इस बात को जानती है कि उनके साथ हमेशा विश्वासघात हुआ, फिर भी वो जनता के बलबूते पे नेता बने रहे। सर, आप कम्युनिस्ट से चुनाव भी लड़े और अभी कम्युनिस्ट पार्टी का जो है एनडीए के साथ जो है समर्थन का एक पत्र जारी हुआ है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एनडीए के समर्थित प्रत्याशी के साथ में चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, हम एनडीए के प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार इसलिए नहीं करेंगे कि एनडीए के प्रत्याशी के सापेक्ष हमारी जो सोच है वो निश्चित रूप से ये मुझको इस स्थिति में लाके नहीं खड़ा करती है कि मैं उनके साथ जाकर के प्रचार करूं। अभी आपके ही शब्द थे कि बाबूजी को धोखा दिया गया। जी, किसके द्वारा धोखा दिया गया और कब कब दिया गया, ये आप ही के द्वारा पूछा गया प्रश्न था, जिसमें हमारा उनके साथ ना जाना अपने आप ही उसका उत्तर है जो आपका प्रश्न था। अच्छा, मिल्कीपुर की जनता अभी जो है हमारा पशुओं को लेकर परेशान है। लगातार हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग परेशान हैं इस बात को लेकर। जनता में आपने किसी तरीके की बातें की और जनता के बीच में गए? देखिए, आवारा पशु की समस्या मात्र फैजाबाद की या मिल्कीपुर की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की है। ये एक धार्मिक सोच के तले, गाय वंशज की सोच के तले एक निर्णय, नीतिगत निर्णय, एक व्यवहारिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखें उपचुनाव हुए और मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो रहा है, परिणाम आपके सामने है।
मेरा कहना यह है कि आज की जनता वोटर के रूप में जातीय समीकरणों में सिमटी हुई है। वो अपने हित और अहित के सापेक्ष जो बड़ा हित है उसका, जो सत्तात्मक हित है, जो अपना उसका व्यक्तिगत हित है, जो उसके स्वार्थ है, उनके तले वोट डालती है जातीय समीकरणों में सिमट करके। जो उसका नुकसान हो रहा है, उसका एक पक्ष हो सकता है, वो कुछ परसेंटेज नुकसान कर सकता है, लेकिन वो क्या कहते हैं चुनाव का परिणाम बदल देगा, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी जो है अभी अरविंद आनंद जी को जो है पाले में ले आई है और उनको चुनाव प्रचार करवा रही है और ये कहते हुए बाबूजी का नाम लेके लगातार यूज कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि कितना इसका बेनिफिट उसको मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में उनका इस्तेमाल हो रहा है और उसका कितना असर होगा, क्योंकि जो कस्टमरी वोटर हैं वो नेताओं के आने से और नेताओं के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पे। वो कस्टमरी वोटर जो है बायस्ड वोटर है। वोटर आज की तारीख में बायस्ड है। अगर आपने लोकसभा के चुनाव की समीक्षा की होगी तो एक बायस्ड वोटरों का एक ग्रुप है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने किसी तीसरे के साथ मिलकर के अपने कैंडिडेट को जिता दिया। और वो जो 37 परिणाम आपके सामने हैं, जो लोकसभा का परिणाम है, उसकी जातीय समीक्षा जिस दिन आप करेंगे और उसके साथ जो 22 वोटर हैं उनकी जो समीक्षा करेंगे, आपको तस्वीर पीडीए की निकल करके आ जाएगी सामने। जैसे मिल्कीपुर में अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भी बदला है पूर्व विधायक को टिकट ना मिलने से। क्या लगता है कि आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, इसका चुनाव पे कुछ फ़र्क नज़र आने वाला है? देखिए, जब पूर्व विधायक जी यहाँ लाए गए थे 2017 में, तो निश्चित रूप से उनकी कोई अपनी पकड़ नहीं थी, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो नए नए थे मिल्कीपुर की जनता के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट पा करके वो विधायक चुने गए थे। आज की तारीख में भी जो नया कैंडिडेट आया है, जो बीजेपी का वोटर है, वो निश्चित रूप से अपनी पार्टी के साथ जाएगा, चुनाव निशान के साथ जाएगा, ना कि व्यक्ति विशेष के नाते। कुछ प्रभावी हो सकते हैं तात्कालिक तौर पे, लेकिन बीजेपी का वोटर बड़ा सजग है। लिहाजा वो कितना प्रभावी होंगे या कितना उसका नुकसान होगा, इसका कुछ नहीं कहा जा, क्योंकि प्रकट रूप में निश्चित रूप से वो पार्टी के साथ होंगे, पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका जो प्रकट रूप होगा उसको नज़रअंदाज करते हुए बहुत अगर कोई क्षण में बेसी कोई वो हुआ, आचरण हुआ, तो उसके सापेक्ष बहुत नुकसान होने की उम्मीद कम है। अच्छा, जैसे मिल्कीपुर की चर्चा में अभी जो चल रहा है कि बाहरी बनाम भीतरी, जो बाहर का प्रत्याशी कह रहे हैं कि चंद्रभान पासवान को और अंदर का, तो इसका भी क्या कुछ इम्पैक्ट नज़र आएगा वोटर पे? बिल्कुल नहीं नज़र आएगा, क्योंकि दोनों बाहरी हैं मिल्कीपुर के लिए। अच्छा। अवधेश प्रसाद जी का गांव सुरवारी गांव है, जो विधानसभा बीकापुर का है, सोहल विधानसभा का था, और आज के ये रुदौली विधानसभा के हैं। सुरवारी की जितनी दूरी है मिल्कीपुर से, उतनी ही दूरी बीजेपी के कैंडिडेट की घर की भी दूरी है। और बीजेपी का कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो विधानसभा जिला पंचायत सदस्य जहां से चुना गया है, उसका वोटर भी आपके मिल्कीपुर क्षेत्र का है। ऐसी दशा में दोनों ही बराबर दूरी के हैं और दोनों बाहर के हैं। समाजवादी पार्टी ये सरकार पर आरोप लगा कि दबाव डाल के जो चुनाव कराया जा रहा है, अगर दबाव से चुनाव ना हो तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, या निष्पक्ष चुनाव हो, तो इस बारे में क्या आप सोचते हैं? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, या क्या आप सोचते हैं इस? निश्चित रूप से उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है। सत्तात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति, जातीय समीकरण, ये सब आड़े आते हैं, और जितने पैतरे होते हैं राजनीति में वो सब इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा जो उपचुनाव है मिल्कीपुर का अकेला चुनाव है, पूरे प्रदेश में अकेला चुनाव है। ऐसी दशा में सत्ता की पूरी ताकत इसमें लग रही है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी के भी जितने नेता हैं वो सब आकर के यहाँ प्रचार कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। आर्थिक शक्ति इसमें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, गली गली गांव तक, और जो वोट के ठेकेदार हैं वो सब तौले जा रहे हैं। ऐसी दशा में मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें सत्ता का प्रयोग नहीं होगा, सत्ता का डेफिनेटली प्रयोग होगा। हमेशा सत्ता का प्रयोग उपचुनाव में होता रहा है, होगा। आखिरी सवाल आपसे कि कम्युनिस्ट का जैसे एनडीए में
बातचीत हो गई, भाई एक लेटर जारी कर दिया गया है, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग प्रचार प्रसार करेंगे, जुटेंगे और उस पर कुछ जिताने के लिए काम करेंगे? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर खत्म हो चुका है, उसका अपना कोई वोट बचा नहीं है जी। वो तात्कालिक तौर पे अगर कोई आदमी जो कुछ भी गेन करता है वो वोट के रूप में, वो केवल उसका व्यक्तिगत वोट होता है। कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर वोट नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। लिहाजा ये कहिए कि उनके कैडर निकल करके कोई प्रचार करेंगे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता आपको कहीं दिखाई पड़ा हो तो हमें बताइए, प्रचार करते हुए दिखाई पड़ा हो, या समाजवादी पार्टी की प्रचार वाहनों में कांग्रेस का झंडा लगा हो, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा हो, किसी अन्य पार्टी का झंडा लगा हो, तो आप हमें बताएं। शायद आपने इसको हाँ महसूस भी नहीं किया और ना इस पे तवज्जो दिया। लिहाजा मैं ये कह रहे हैं, आज की तारीख में जो वरीयता है वो सब अपनी अपनी पार्टी को दे रहे हैं। जो समर्थन दे रहे होंगे बीजेपी के, उनके भी, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो राजभर पार्टी हो, किसी के झंडे बीजेपी के साथ नहीं लगे हैं। उसी तरह समाजवादी पार्टी के साथ किसी के झंडे नहीं लगे हुए हैं। और जिस उपचुनाव में सत्तात्मक प्रयोग की बात आप करते हो, 2004 में यही विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब रामचंद्र जी यहाँ से विधायक हुए थे, आनंद सेन चुनाव हारे थे। उस दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री नेताजी का 4 बार हेलीकॉप्टर उतरा था, करोड़ों रुपए की वो दे करके यहाँ से वो जनता के लिए पैसा दे करके वो गए थे। तो ये तो सत्ता हमेशा प्रयोग करती है अपने को, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज की तारीख में भी सत्ता का प्रयोग होगा और वो हर हथकंडे अख्तियार किए जाएंगे चुनाव जीतने के लिए। मिल्कीपुर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, मिल्कीपुर की जनता का एक महात्मा है, राजनीतिक महात्मा है, राजनीतिक उसकी एक पहचान है। और जो पहचान बाबूजी ने 1977 से लेकर के 2015 तक बना रखी थी, लेकिन वो पहचान अब मिल्कीपुर की जनता खोती जा रही है। मिल्कीपुर की जनता के पास बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आज की तारीख में अनुसूचित जात का कोई नेता नहीं है स्थानीय स्तर पर जो यहाँ चुनाव लड़ सके। दोनों कैंडिडेट बाहर से लाए गए हैं। मिल्कीपुर की जनता ने कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस किया है कि पार्टियों ने उनके अपने नेताओं को नहीं पैदा किया, अपने यहाँ स्थानीय नेताओं को नहीं पैदा किया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि फैजाबाद में उठा लीजिए, अनुसूचित जाति के नेता के सापेक्ष अवधेश प्रसाद के अलावा और किसी को ईजाद नहीं किया गया है। मुस्लिम नेता कहीं यहाँ नहीं ईजाद किए गए। बैकवर्ड में कोई नेता नहीं ईजाद किया गया। आनंद सेन और रामचंद्र यादव मित्र सेन के उत्पाद हैं। आज उन दोनों नेताओं को छोड़ करके कोई तीसरा यादव नेता नहीं ईजाद किया गया है। ना कुर्मी कोई नेता है, ना कहार कोई नेता है, ना निषाद कोई नेता है। आज की तारीख में फैजाबाद में पीडीए की बात हो रही, लेकिन पीडीए का कोई ऐसा नेता फिलहाल कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। आप बड़े खुले शब्द में आप फैजाबाद की अगर राजनीति को झांक करके देखेंगे तो आज फैजाबाद की राजनीति बैकवर्ड और एससी से और मुस्लिम से नेता विहीन हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरविंद सेन जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, बेबाकी से अपनी बात रखी और इन्होंने मिल्कीपुर की जनता को एक मैसेज दिया और बाबूजी की जो संघर्षों की कहानी थी वो भी पूरी तरीके से बताई। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पीडीए फार्मूले पर नेताओं को पैदा करना बहुत ज़रूरी है।